लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो बजट 2026 सबके सामने है और अब बारी है फाइन प्रिंट्स और उनके एनालिसिस की। ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये बजट ऐसा बजट है जो कागजों पर आत्मविश्वास से भरा दिखता है, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले सवालों की कसौटी पर भी खड़ा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स पर खास जोर दिया है। सड़कें, रेल, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स ये सब बनेंगे ताकि विकास की तस्वीर तेज दिखे। लेकिन सवाल यही पुराना है कि क्या ये रफ्तार आम आदमी की चाल से मेल खाती है? टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर को प्रोत्साहन मिला है, जिससे रोजगार की उम्मीदें बनती हैं, मगर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, छोटे कारखाने और गिरती डिमांड, इनका जिक्र कम रहा, भरोसा ज़्यादा रहा। और यही वजह है कि तमाम ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी भी हम राय आपको दे रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव साइड में है, लेकिन कुछ सवालों के साथ भी हैं। तो साइड में आपको ब्रोकरेजेस की राय भी दिखाई दे रही हो ताकि आपको ओवरऑल एक पिक्चर समझ में आ जाए। लेकिन डीप एनालिसिस जब हम फाइन प्रिंट्स का करते हैं तो एक्सपोर्ट को लेकर सरकार बड़े इरादे दिखा रही है, पर वैश्विक बाजार की अनिश्चितता और घरेलू लागत की सच्चाई बजट भाषण से कहीं बाहर छूट जाती है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात फिर दोहराई गई है, लेकिन आयात पर निर्भरता अब भी साये की तरह मौजूद है। रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर्स में निवेश का ऐलान काफी उत्साह जगाता है, लेकिन पॉलिसी में क्लैरिटी अभी ड्राफ्ट मोड में नजर आ रही है। डेटा सेंटर्स पर सरकार बुलिश है, लेकिन क्या हम सही दिशा में हैं? ये बड़ा सवाल आज हम अपने मेहमानों से भी पूछने वाले हैं। कुल मिलाकर एसटीटी पर बिगड़े बाजार के मूड को छोड़ दें, और जिससे आज ऐसा लगता है कि बाजार उबर भी गया है, तो बजट न पूरी तरह से निराश करता है और न पूरी तरह से आश्वस्त करता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो उम्मीद देता है, लेकिन आंखें खुली रखने की सलाह भी देता है, क्योंकि बजट आखिरकार नंबर्स का नहीं बल्कि नीयत और नतीजों का इम्तिहान होता है। इसीलिए आज हम खास मेहमानों के साथ बजट को कर रहे हैं डिकोड। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। सबसे पहले कर्नल रिटायर्ड सौरभ सान्याल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल एसोचैम। कर्नल सान्याल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज चड्ढा साहब, चेयरमैन हैं ईईपीसी के, बहुत बहुत स्वागत है चड्ढा सर हमारे शो पे आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सुनीत कुमार माहेश्वरी, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर उद्भिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर्स एलएलपी, बहुत बहुत स्वागत है माहेश्वरी साहब आपका भी हमारे शो पे, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं अंकुर शाह साहब, एमडी हैं कृष्णा डिफेंस के, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका भी हमारे शो पे। और रवि गोसाई साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं IATO इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, बहुत बहुत स्वागत है गोसाई साहब आपका भी हमारे शो पे, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं धीरज मिगलानी साहब, मैनेजिंग कमेटी मेंबर द टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मिगलानी साहब गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, पंकज जी आपके साथ हम कर रहे हैं सर चर्चा की शुरुआत। काफ़ी कुछ हमने देखा कि इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं आपके सेक्टर्स के लिए, क्या आप संतुष्ट हैं सर? और जो हमारी उभरते हुए भारत की जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से क्या आप बजट के फाइन प्रिंट्स का एनालिसिस निकाल रहे हैं सर? देखिए, अभी बजट के लिए एक तो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया जो कोविड से हम कर नहीं पा रहे थे, कंटेनर शॉर्टेज का। आज आपको पता रहेगा कि 95% जो कंटेनर्स है जो चाइना में बनते हैं, राइट सर, और इंडिया में कंटेनर बहुत कम बनते हैं। तो इस बजट में उन्होंने 10,000 करोड़ दिया है फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होगा कि कंटेनर इंडिया में बनेंगे एंड देन हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को ईजिली कंटेनर मिलेंगे। जो कंटेनर शॉर्टेज जो बनी हुई है वो एटलीस्ट दूर हो जाएगी। सो वो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस आप देखोगे तो अगर आप फाइन प्रिंट देखोगे तो बजट में जो रोड टैप था, जो ROACTL था और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए पैसा था वो एलोकेशन है। सो ये तो नहीं है कि एलोकेशन नहीं होए तो फिर बाद में जाके पता चलता है कि वो मिलने वाला ही नहीं है। तो ये तीन आइटम की एलोकेशन जरूर है, थोड़ी कम है एज फार एज रोड टैप की, बट आई एम श्योर गवर्नमेंट विल लुक इनटू दैट मैटर। And as far as other items are concerned, specifically if you see sector wise, I think textile and leather को सबसे आप बता रहे हो यार, even fisheries को सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फिशरीज को हुआ है एंड लेदर एंड टेक्सटाइल्स को है, बट ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर द एक्सपोर्ट सेक्टर।
बट सर बार बार यही कहा जा रहा है, जो तमाम जो विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से आपकी एक्सपोर्ट को लेकर एक ओरिएंटेशन था गवर्नमेंट का, और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस गवर्नमेंट के आगमन के साथ ही हम इस दिशा में आगे बढ़े थे कि हम इसको कंजम्पशन बेस्ड कंट्री से हम एक्सपोर्ट बेस्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि पूरी की पूरी इकॉनमी को एक तगड़ा पुश मिले। और जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशंस हैं, ऐसा अपेक्षा की जा रही थी कि ग्लोबल भू राजनीतिक चैलेंजेस को देखते हुए एक्सपोर्ट को पुश देने के लिए कुछ और प्रावधान किए जाएं। तो कुछ क्रिस्टल क्लियर कोई पाथ दिखाई दे रहा है सर? नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया इज नॉट अ टोटली एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी लाइक अदर्स आर। क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड इतनी है, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी है कि वी विल मेक फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड, बट इट कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली फॉर द वर्ल्ड। सो इन दैट रिस्पेक्ट हम बना रहे हैं जरूर, एक्सपोर्ट की दशा जरूर है, हमारा एक्सपोर्ट पे ध्यान है, हमारा डी रिस्क करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक यूएस का खाना अभी थोड़ा तकलीफ में है, तो हम ईयू के साथ एफटीए किए। तो जो एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफिकली बजट में नहीं आती है, वो बेसिकली आप देखोगे तो हमारे 4 एफटीएस किए गए हमने 3 महीने में। सो उसके कारण जो हमें जो एडवांटेज मिल रहा है वो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट जैसे ये एफटीए एप्लीकेबल हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो हमें दिखेगा कि हमारे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, क्योंकि हमारे को ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस ये नेशंस में मिलेगा। जैसे कि अभी इंडिया ईयू का डील हुई है, इससे हमारे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो मेरे ख्याल से हमें एफटीएस की तरफ देखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या इसका क्या फ़ायदा रहेगा। ऑलराइट सर, माहेश्वरी सर आपके पास आ रहा हूँ। कैपेक्स को बढ़ाया गया है, इंफ्रा पर काफ़ी फोकस है, नए कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी, इन सब पर काफ़ी फोकस है सर। क्या ये पर्याप्त था? यही चीज़ आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे? और बजट के फाइन प्रिंट्स देखने के बाद क्या आपका एनालिसिस निकल रहा है सर? ओवरऑल इंफ्रा के हिसाब से क्या संतुष्ट हैं आप बजट प्रावधानों से? मेरे हिसाब से इन्होंने जो 1,26,000 या 1,27,000 करोड़ का इंक्रीज किया है रेलवेज, डिफेंस और 2-3 सेक्टर रोड्स के ऊपर, मेरे ख्याल में उसका जो काफ़ी हद तक जो एक्सपेंडिचर होगा वो डोमेस्टिक होगा। और इन तीनों एरियाज़ में हमने अपनी कैपेबिलिटी, अभी देश ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है कि हम प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई और आइडियाज़ हैं जिनको शायद थोड़ा समय लगे, काम होगा इस साल लेकिन उसके रिजल्ट शायद मार्च तक या अगले साल आए। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, क्रेडिट रिस्क फंड बोल रहे हैं, उसका प्लानिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट वो करते, उसका पूरा प्लानिंग करके इंस्टीट्यूशन को एक तैयार करना, उनमें आदमियों को डालना, वो सब करते करते मेरे ख्याल में साल के आखिर हो जाएगा। तो वो मेरे हिसाब से अगले साल का प्रोजेक्ट है। बट रोड्स, रेलवेज, डिफेंस सेक्टर, इनमें काफ़ी इंक्रीज़ किया है। प्लस जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सेक्टर हैं, टूरिज़म, मेडिकल टूरिज़म और अर्बन टाउन्स का जो भी ये लोग ने बोला है कि कुछ फोकस करेंगे कुछ टाउन्स पे, वो भी एक ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा एरिया है जो आप बोल रहे थे, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर ऑलरेडी एक क्या बोले, एक सेक्टरली इस समय काफ़ी गर्म है। ये जो गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव दिया है, इससे और डेटा सेंटर्स यहाँ लोकेट होने शुरू होंगे, उसकी वजह से अर्बन डिमांड और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ये संक्षिप्त में मैं अभी इस साल में मेरे ख्याल में जो एग्जिस्टिंग रोड सेक्टर्स हैं और डेटा सेंटर के आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एब्सोल्युटली। बट जैसा होता था ना कि दूसरे बजट्स में हम देखते थे कि एक क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक क्लैरिटी ज़रूर मिलती थी। इस बार वो कहीं वो मिस रही कि कितने जॉब्स जनरेट होंगे। ओवरऑल जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मोर्चे पर क्या कुछ क्लैरिटी आएगी, वो मैं देख रहा था। काफ़ी एनालिसिस मैंने करने की कोशिश भी करी, वो थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी नहीं मिली। बहरहाल बजट प्रावधान आप कह रहे हैं कि ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में ही है। अंकुर शाह साहब आपके पास आ रहा हूँ। में अगर आप 1 रुपया स्पेंड करते हैं, हाँ बताइए सर, बताइए स्पेंड करते हैं तो 3 रुपए का फर्क होता है जीडीपी पे।
ओके, ऑलराइट। तो ये वो पैमाना है जिससे हम एक कम से कम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पुश मिलेगा ओवरऑल जीडीपी को। अंकुर शाह साहब, डिफेंस का बजट हमने देखा बढ़ा है, रक्षा बजट स्वाभाविक रूप से जिस तरह से हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और चुनौतियां बढ़ रही हैं उस हिसाब से लगातार बढ़ रहा है। क्या ओवरऑल आप पिक्चर देख रहे हैं सर? आपके मुताबिक क्या फाइन प्रिंट्स निकल रहे हैं डिफेंस बजट के? सर आपकी आवाज़ में थोड़ा सा इशू आ रहा है नेटवर्क का। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि एक बार इस नेटवर्क को ठीक करें एंड देन वील गेट बैक। मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट जो टेक्सटाइल को लेकर के हुआ है और हमने देखा कि टेक्सटाइल शेयर्स जो हैं उसके बाद काफ़ी इन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट भी किया था पॉजिटिव साइड में। मिगलानी साहब, टेक्सटाइल के पुश और ख़ास तौर से उसमें भी हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी नीतियां लेकर के आए हैं, क्या आप लोग उससे खुश हैं? बहुत सारे नए प्रावधान किए गए हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे भी कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में फाइन प्रिंट्स जो निकल करके आए हैं वो क्या हैं। बट आप अपना एनालिसिस बताइए सर, क्या आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ बातें रह गई? एक्चुअली एमएसएमई में मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा जो दिया है उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक में भी एक्सपोर्ट में भी। क्योंकि अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत में लगभग 15,000 करोड़ टर्नओवर एक्सपोर्ट किया है एंड 65,000 डोमेस्टिक किया है। अगर एमएसएमई में अगर तो जैसे पहले हमें सबवेशन मिलता था इंटरेस्ट पे, अभी बंद हुआ है काफ़ी टाइम से, तो अगर ये एक्सपोर्ट में मिलता है तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, लोगों को बूस्ट मिलेगा एक्सपोर्ट करने का। जैसे आप जाओ रशिया में कनाडा जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, टर्की में जाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है, इंडिया में 7, 8, 9% है। अगर सबवेशन कंटिन्यू रहेगा तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास फंड्स सरकार ने एलोकेट किया है इतना, तो इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए हमें। सेकंड, जो पानी हमारे यहाँ क्लस्टर जो बनाए हैं इन्होंने प्रोविजन दिया है, ऑलरेडी 7 तो एग्जिस्टिंग में आ ही गए हैं, बाकी अगर क्लस्टर और बनते हैं, जैसे सपोज पानीपत में एक भी नहीं है, अगर बनता है तो उससे बड़ा बूस्ट मिलेगा वर्कर्स को, क्योंकि हमारे यहाँ अनस्किल्ड वर्कर्स 1.5 लाख है पानीपत में। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाए, चाइना में अनस्किल्ड वर्कर 49% स्किल्ड वर्कर है, और अगर इंडिया में देखा जाए तो ओवरऑल 4% स्किल्ड वर्कर है। पानीपत में 0 स्किल्ड वर्कर है। जो इनकी स्मार्ट स्किल गवर्नमेंट सेंटर बनाने का इन्होंने वादा किया है, उसमें हमारे अगर ये बनता है तो स्किल वर्कर से प्रोडक्शन भी हाई होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एब्सोल्युटली। ये स्किल पर भी हमने देखा कि इस बार काफ़ी फोकस था उसका, लेकिन अभी और काम किया जाना बाकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का ओवरऑल अगर इकोसिस्टम भी आप ले लें, और सर्विस सेक्टर में भी बार बार हम ये देखते हैं कि जॉब्स के इश्यूज़ कम हैं। ऐसा लगता है कि नौकरियां नहीं हैं, लेकिन ऐसा दरअसल वस्तुस्थिति नहीं है। जानकारों से जब बात करते हैं, जॉब्स हैं, नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी, बट जो स्किल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट का फोकस पिछली बार भी था, इस बार भी स्किल पर है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, इसी का हम आगे एनालिसिस भी करेंगे। अब आते हैं टूरिज्म सेक्टर में, जो कि गवर्नमेंट के फोकस में रहता तो है, लेकिन उसको हर बार मिलता उतना नहीं है जितनी उम्मीद की जाती है, जबकि बहुत बड़ा जॉब देने वाला ये सेक्टर है, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाला ये सेक्टर है, और देश की छवि निखारने वाला पूरी दुनिया में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इस बार काफ़ी कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वो क्या पर्याप्त है? रवि गोसाई साहब से पूछते हैं। सर, आपका एनालिसिस क्या कुछ निकल के आ रहा है? काफ़ी कुछ नए प्रावधान हमने देखे, माउंटेन ट्रेल्स इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इको एंड नेचर ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स भी अच्छा लगा मुझे, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, मतलब ऐसा लगा कि मैपिंग करने की पूरी कोशिश की गई है फ्रॉम द माउंटेन्स टिल कोस्टल एरियाज। बट आप क्या इस प्रावधानों से संतुष्ट हैं, और आपकी नज़र में क्या फाइन प्रिंट्स निकल रहे हैं? दीपक जी, धन्यवाद सबसे पहले तो टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर बार सरकार कुछ ना कुछ टूरिज्म की बात करती है, और इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी समय टूरिज्म पे बोला। उन्होंने टूरिज्म का जोर दिखाया कि ये सेंटर के लिए बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए, और ग्रास रूट लेवल पे जो युवाओं को रोजगार देने के लिए। लेकिन खेत की बात है बड़े
कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, बट टूरिस्ट को कैसे लेके आया जाए उस पर कोई बात नहीं की गई है। हम लोग पिछले 5 साल से बातें कर रहे हैं कि टूरिज्म बजट, मार्केटिंग के लिए कुछ बजट दिया जाए जिससे कि प्रमोशन हो सके भारत का, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसके साथ साथ उसका प्रमोशन करना भी जरूरी है। वरना क्या होता है, जब तक आपका इंफ्रा तैयार होता है और वहां पे उसको कंज्यूम करने वाला नहीं है तो वो बंद होने की कगार पे होता है। तो एक मार्केटिंग के लिए जो बजट था, जिसके लिए प्री बजट मीटिंग में भी काफी एसोसिएशन जो टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी की गई थी एफएम के बुलावे पे, सिर्फ 2-3 डिमांडें रखी गई थी, जिसमें कि ओवरसीज मार्केटिंग के लिए बजट का एक सबसे बड़ा प्रावधान था, जो कि पूरी तरह से नकार दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता है इसलिए किया गया है। बट अगर आप कोई चीज प्रमोट नहीं करेंगे तो किस तरह से चलेगी? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेडिकल टूरिज्म के लिए बोला गया कि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, वो सिर्फ 6% है अगर पूरा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल देखें, और 45% जो लेजर सेक्टर में आता है, जो घूमने आते हैं, उसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो ये बड़े मतलब खेद की बात है। दूसरी, पूरा एक टूरिज्म मिनिस्ट्री है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है बना रहे हैं, नए ट्रेल बना रहे हैं, हिमालयन ट्रेल करेंगे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उनको कंज्यूम कौन करेगा, और जो कंज्यूम करेगा वो एक हाई वैल्यू टूरिस्ट होता है जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आता है। मैं ये नहीं कहता कि डोमेस्टिक टूरिज्म बेकार है, बट एक फॉरेन टूरिस्ट जो आता है वो हमारे जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने बोला भी है कि फॉरेक्स अर्निंग के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स अर्निंग फॉरेनर लेके आएगा। अब उस फॉरेनर को बुलाने के लिए भी आपको कुछ बताना पड़ेगा, इंडिया को प्रमोट करना पड़ेगा एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन। हमारा बहुत सारा जो इंडिया का ट्रैफिक है पिछले 5 सालों में, क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, थाईलैंड चला गया है, वियतनाम चला गया है, श्रीलंका चला गया है। तो एक बहुत ज़रूरी है कि उसको एक अच्छे तरीके से मार्केट को प्रमोट किया जाए, उसके लिए एक सब्सटेंशियल बजट होना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि आप इसको बहुत साल तक इग्नोर नहीं कर सकते। अगर अपने 5 साल प्रमोशन नहीं किया था, हम ऑलरेडी 10 साल पीछे जा चुके हैं। अभी भी 2019 में जो हमारी फिगर थी 10.9 मिलियन समथिंग टूरिस्ट आते थे, अभी भी वो नहीं आ पाए हैं। अभी भी हम 9.9 मिलियन के आसपास है। तो ये सोचना चाहिए कि ये टूरिज्म किस तरह से बढ़ेगा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया आता है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ाता, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट आता है वो हर स्टेट ऑफ लाइफ से आता है। कोई लॉयर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, जब वो वापस यहाँ से जाता है तो इंडिया की फर्स्ट हैंड छवि को लेके जाता है, और वो उसके काम पे भी रिफ्लेक्ट करती है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसको एक विस्तृत रूप से देखना चाहिए। मार्केटिंग को सिर्फ ये ना देखे कि लग्जरी है या लोग घूमने जाते हैं, बल्कि ये देखे कि ये सारे लोग जो भी बाहर जाते हैं, दे आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली। और जैसा हमने बोला कि सॉफ्ट पावर के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वैश्विक पर्यटन का केंद्र बने। अब मैं देख रहा था कि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का बयान भी देख रहा था कि भारत को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने में हम काफ़ी बड़ा कदम उठा रहे हैं। थीमेटिक टूरिज्म ट्रेल्स, जिसका मैंने जिक्र भी किया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ हुई हैं। पूर्वोत्तर में बौद्ध सर्किट योजना शुरू की जाएगी। बट जैसा अभी गोसाई साहब ने बोला कि अनाउंसमेंट्स अपनी जगह हैं, बट वस्तु स्थिति में जो इस पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिकलिटी में जो काम करने चाहिए थे, उनमें से एक बहुत बड़ी डिमांड रही है टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा, जिसकी वजह से फाइनेंस बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हाँ, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? एक चीज ऐड करना चाहता हूं मैं कि लास्ट ईयर बजट में अनाउंस किया गया था कि 50 नई टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाया जाएगा। ओके। 1 साल हो गया, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। सो घोषणाएं करना एक बात है, उनको उतारना धरातल पे दूसरी बात है। तो इस बार भी जो घोषणाएं हुई है उसमें कई सारी ऐसी चीजें जो बहुत लॉन्ग टर्म के, जैसे ट्रेल बनाना है हिमालय में, वो 1-2 दिन में नहीं होगा, या पूर्वोत्तर में बुद्धिस्ट सर्किट को लाना 1-2 दिन में नहीं होगा, उसमें सालों साल लगेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट है अभी एकदम इमीडिएटली, जो आपके टूरिस्ट एक्ट, कई हमारी डेस्टिनेशन है, राजस्थान के छोटे छोटे गांव हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में होम स्टेज थे, चाहे वो केरला में होम स्टेज थे, बंद होने की कगार में है, क्योंकि वो उनका डिपेंडेंसी फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर था। तो ये थोड़ा सा सरकार को सोचना पड़ेगा। ऑलराइट सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की डिमांड आगे गवर्नमेंट सुने। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अब एक बहुत बड़ी बात जो इस बार के बजट में जो बार बार जिसको रेखांकित भी किया गया है, चड्ढा सर, हम बार बार, आपने सही कहा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो नहीं बना सकते हैं, बट स्टिल हम चाहते हैं कि एफटीएस के साथ साथ वो एफटीएस हमारे पक्ष में भी हों। भाई एफटीए करना
और FTA हमारे पक्ष में होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बड़ा उदाहरण इसका साउथ कोरिया है, बाकी देश भी हैं, FTAs हैं लेकिन उनके पक्ष में झुके हुए हैं, उन देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। और इसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट नीति, एक्सपोर्ट या इंजीनियरिंग जिसमें भी क्षेत्र में, आपको एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने के साथ साथ पूरा का पूरा फॉरेन मार्केट इंटीग्रेशन की एक पूरी चेन बनानी पड़ेगी। तो ये बजट क्या इस दिशा में हमारी उम्मीदें बांधता है कि भविष्य में भी अगर हम FTAs करें तो कम से कम वो हमारे हित में, वो रोड ओपनिंग टाइप का एक बने हमारे लिए? क्या इसमें हम चूक गए सर, या इसमें कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से तो हम काफ़ी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। आई एम क्लोजली इन्वॉल्व विद ऑल द रीसेंट FTAs दैट हैव हैपेंड। आई मीन आप देखेंगे तो इंडिया ओमान FTA हुआ है, इंडिया न्यूजीलैंड FTA हुआ है। अभी आप इंडिया न्यूजीलैंड FTA देखिए, हमने डेयरी नहीं दिया, हमने बाकी सब, इट इज़ ये FTA आई वुड से, मेरे ख्याल से इट इज़ फार मोर फेवरेबल फॉर इंडिया दैन टू न्यूजीलैंड। सो ये नहीं है कि इस टाइम तो हम, अभी आप इंडिया EU FTA भी देख लीजिए, मेरे ख्याल से हमने अगेन हमारी जो रेड लाइंस थी, एग्रीकल्चर थी, डेयरी थी, ये हमने नहीं दिया। एंड हमने काफ़ी आइटमें हैं जो हमारे लिए चाहिए थी, वो हमने ली हैं। इनफैक्ट मैं अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री से आ रहा हूँ, उनसे डिटेल की डिस्कशन करने के बाद मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ पाया है। एंड डेफिनेटली FTA इज़ अ गिव एंड टेक। तो आप बोलो कि मैं कुछ भी नहीं खोलूँगा और हमारे लिए सारे गुड्स, हमारे गुड्स खोले जावें, वो तो नहीं होगा। बट आई वुड से हमारे जितने भी अभी FTAs चल रही है, इंडस्ट्री की कंसल्टेशन के साथ चल रही है, इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन के साथ चल रही है, और एंड हम देख रहे हैं कि जो हमारी लाइंस जो हमें चाहिए थी, काफ़ी कुछ हमें मिल रही है। इसी कारण है कि आप देख रहे हो कि हमारा इंडिया US FTA अब तक नहीं हुआ है ना, क्योंकि हमारी जो रेड लाइंस है वो नहीं फॉलो हो रही। सो देयरफॉर वी आर वेटिंग फॉर इट। और मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगा जो प्रीवियस पैनलिस्ट ने कहा, इंटरेस्ट सबवेंशन आ चुका है, इट इज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड, इट इज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। 2.75% interest subvention is available for MSME sector, and only thing is there is a cap of 50 lakhs per year, and also certain sectors have not been added. So previously interest subvention was on all MSMEs, अब certain sectors have been excluded. हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स आपके एक्सक्लूड हो गए हुए, बट अगर आप मार्च में रिव्यू होगा, आई एम श्योर, जैसा इंजीनियरिंग में चैप्टर 72 एक्सक्लूड हो चुका है, हमने गवर्नमेंट को प्रपोज दिया है कि दिस शुड बी इंक्लूडेड। जैसा हमारे इधर बाइसिकल है, अभी आप देखोगे अगर आप बाइसिकल एक्सपोर्ट करो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, पार्ट्स ऑफ बाइसिकल करो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। तो बाइसिकल का HS कोड नहीं है। तो जहाँ भी एनोमलीज हैं, हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है, एंड गवर्नमेंट सेड कि जब नेक्स्ट रिव्यू होगा दे विल लुक इनटू दिस थिंग। सो देयर इज एन इंटरेस्ट सबवेंशन, इट इज़ एप्लीकेबल, सम आइटम्स मे हैव बीन मिस्ड आउट, उसको हम ट्राई कर रहे हैं कि इंक्लूड करने के लिए। जैसे कुछ की जो चीज़ें हैं वो रह गई हैं, जैसे जो एक्सपोर्ट क्रेडिट सब्सिडीज़ हैं, इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम थी, ये कहा जा रहा है कि उसको पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और बोरोइंग कॉस्ट जो है स्वाभाविक रूप से एक्सपोर्टर्स की बढ़ जाएगी, स्पेशली MSMEs की। तो आपको लगता है ये ज़रूरी था? नहीं, वन मिनट, आई डोंट एग्री। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन इज पार्ट ऑफ इट। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, ये इनफैक्ट 1 जनवरी से ही आया है, 1 या 2 जनवरी से ही आया है। सो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन तो अब इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, एज सो 2.75% है, and it is across the MSME sectors, but certain sectors have been dropped because of reasons government felt that they did not need it or they were not eligible for it. Wherever the sector is, we feel that like in engineering, bicycle का है, chapter 72 है, हमने approach किया and they have said they are open to look into it in the next review which will happen in March. As far as the CGSC is concerned, which is basically the government has introduced that also, जिसमें उन्होंने 25,000 करोड़ एलोकेट किया है कि अगर आपका 5% के ऊपर USA का एक्सपोर्ट होए
तो आपको 20% ऑफ योर एक्सपोर्ट लिमिट बिना कोलैटरल के गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव टू यू. बेसिकली इट विल बी गिवन बाय योर बैंक, बट इट इज थ्रू द जन समर्थ पोर्टल. सो आपको 20% एक्स्ट्रा लिक्विडिटी दी जा रही बिना कोलैटरल के, and at a rate of interest which is 1% below your current borrowing cost. So liquidity wise also government has addressed कि जहाँ जिसको problem आई है as far as USA का export में, they have been given a window of 20% of their additional export limits to be as an additional limit without collateral. So all right, sir. Interest rate, liquidity, both are addressed, and as far as the FTA is concerned, since I am actively involved with them, I can say this government is definitely taking consultation with the industry of stakeholders, and तभी बन रहा है FTA. ऑल राइट. अंकुर शाह जी के साथ क्या हमारा संपर्क जुड़ गया है? अंकुर जी, आपको आवाज आ रही है सर? यस, आ रही है. ऑल राइट सर, आप बताइए सर, कोई बड़ा बिग बैंग पॉलिसी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ? थोड़ा ऐसा भी लगा कि डिफेंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट में नहीं था एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की तरह बजट स्पीच में, बट येस एलोकेशन बढ़ा है. और कितना कुछ आप संतुष्ट हैं इससे? ओवरऑल क्या आप एनालिसिस निकाल रहे हैं सर? तो एनालिसिस ये निकालते हैं कि केवल नंबर्स को नहीं देखा जाए. आई थिंक द इंडस्ट्री इज द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट द इंडस्ट्री एज अ नॉट एज अ सप्लाई बट एज अ पार्टनर दैट इज देयर, बिकॉज देयर इज इंक्रीज कैपिटल एलोकेशन में इंक्रीमेंट है, R&D में इंक्रीमेंट है, मेक इन इंडिया पे फोकस है. सो गवर्नमेंट क्लियरली हैज अ लॉन्ग टर्म प्लान दैट इज देयर, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये इंडस्ट्री पे है, हाउ वी टेक अप दीज थिंग्स एंड टेक दिस. बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमें इसको ठीक करने के लिए. विद द EU ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो लॉट ऑफ कंपनीज जो यूरोप में है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना चाह रही है. तो ये भी एक फायदा होगा डिफेंस इंडस्ट्री को, जिससे एक्सपोर्ट का डिफेंस एक्सपोर्ट में भी काफी लाभ मिल सकता है. तो आई सी दिस इन टर्म्स ऑफ 15% इंक्रीज इन ओवरऑल डिफेंस बजट, जिसमें से अराउंड 22% एलोकेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया गया है, विच इज द हाईएस्ट एवर डन लास्ट 3-4 साल में. आप देखें तो क्लियरली गवर्नमेंट का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर पे फोकस है. दिस इज माय सबमिशन. बट सर एक पुरानी डिमांड रही है कि भाई R&D पे भी आप फोकस कीजिए. ठीक है, आपने बोला कि ओवरऑल हायर एलोकेशन रहा है और कैपिटल स्पेंड भी अच्छी है, बट कुछ सब्सटैंशियल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अनाउंसमेंट्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आप आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेकर के आना चाह रही थी. गवर्नमेंट चाहती तो है, बट इस बार अनाउंस नहीं हुआ. तो उस दिशा में हम कितना माने कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि अभी भी इंजन जो हैं वो PSUs ही हैं. प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उस गाड़ी में पीछे कहीं बैठे हुए हैं, लेकिन वो कैसे कोलैबोरेशन सर और मजबूत होगा इस दिशा में, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की दिशा में? आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ और होना चाहिए था? आई थिंक गवर्नमेंट का प्लान है, सही प्लान है, नीति सही है, डायरेक्शन सही है. मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने के लिए समय लगता है. अगर आप एक्सपोर्ट के डेटा देखें तो इंडिया ने करीब 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया हुआ है, जिसमें से 15,000 करोड़ से ज्यादा हैज कम फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स. तो ऐसा कहना कि प्राइवेट प्लेयर्स पीछे है, दैट माइट नॉट बी कंप्लीटली ट्रू. कैचअप कर रहे हैं और टाइम लगेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकलिटी, प्रिसिशन, टेस्टिंग, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं सब करने में. तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, एज वी विल कीप ग्रोइंग, देयर इज देयर इंडस्ट्री विल कीप मैच्योरिंग एंड वी विल डिलीवर टू व्हाट द गवर्नमेंट और डिफेंस एक्सपोर्ट एक हब बनाने के लिए. एब्सोल्युटली. जो मैं कह रहा था ना कि हम FTAs तो कर रहे हैं, अभी EU के साथ हमारा FTA हुआ है, आई मीन उसके नेगोशिएशंस को हमने कंप्लीट कर दिया है, बट जिस हिसाब से यूरोप को अभी पूरा का पूरा डिफेंस इकोसिस्टम रीसेट करना है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, और वो हमारी तरफ देख रहे हैं. आपने देखा होगा हमारे EU के लीडर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल से अलग हटके एक एक वेपन की पर्सनलाइज जानकारी दे रहे थे कर्तव्य पथ पर. तो ये बताता है कि पूरी दुनिया हमारे हथियारों को देख रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये हथियार ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है. उस दिशा में यूरोप के लिए ही नहीं बल्कि पूरी और दुनिया में हमको एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी या काउंसिल टाइप का कुछ बनाने की बात कही जा रही थी कि हम शायद करें, और दुनिया की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भारत खुद से आगे आए. वो बजट में आया नहीं. इस बात से थोड़े से मायूस ज़रूर हैं, बट येस आई एम श्योर कि भविष्य के
होमवर्क में गवर्नमेंट ने ज़रूर इसको रखा होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा का एक और राउंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ चाहिए उन तमाम सेक्टर्स को जो भारत को रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ग्लोबल लीडर भी बनाएंगी। ब्रेक के बाद।